देश यानी नववर्ष के शुरू होते ही कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है जिसकी ज़रूर मैं चर्चा सबसे पहले करना चाहूँगा। और जो महत्वपूर्ण एक घटना जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ 5 जनवरी का है, आज से 2 दिन पहले का, कि देश के हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना मैं कहता हूँ मूर्खता होगी। तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहाँ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूँ और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए ज़रूर आऊँगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वो पुनः बहाल कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी मैं निंदा करता हूँ। और ये जो षड्यंत्रकारी जो घटनाक्रम किया गया वहाँ पर, इस को किसी भी तरीके से कोई भी देश और दुनिया का कोई भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला नेता ये स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर जितनी पुरानी कट समस्याएं थी, जितने ऐसे विषय थे जिनके ऊपर शायद प्रधानमंत्री जो पहले के रहे हैं उन्होंने हाथ लगाना भी स्वीकार नहीं किया होगा, उनको इन्होंने हल किया। यानी उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के 370 के ऊपर कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। कितना बड़ा एक निर्णय लेकर के और 370 को निष्प्रभावी किया। राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे को, जो यानी हजारों वर्ष का एक विवाद का विषय, कितनी उस पर लड़ाइयाँ भी हुई और देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा बड़ा ये यानी विषय का निर्णय उन्होंने करके दिखाया और बहुत शांतिप्रिय तरीके से, कोई भी यानी किसी को खरोंच भी नहीं आई है, तो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता सुनिश्चित किया। इसी प्रकार जो यानी एक प्रकार से देश के प्रति प्रेम रखने वाले जो लोग हैं, उनके साथ जो विदेशी लोगों का आवागमन होकर के और उसमें व्यवधान डालने की या जो देशद्रोही गतिविधियां करने के लिए जो प्रेरित करते थे, उनको रोकने के लिए भी सीसीए का जो एक्ट बनाया। और भले उसका कुछ विरोध भी हुआ हो, लेकिन उसको राष्ट्रभक्त नागरिक हमेशा उसको पसंद करता है कि हाँ ऐसे सब जो काम जो राष्ट्र के हित में हैं ऐसे उन्होंने किए हैं। और बड़े बड़े स्थानों का जो पुनरुद्धार, बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया, केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया, काशी विश्वनाथ मंदिर का हमने देखा है, ये भी उन्होंने किया। इन चीज़ों को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो इस प्रकार से करोड़ों लोगों के श्रद्धा के पात्र हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ जब ऐसी घटना, शर्मनाक घटना होती है, तो ये किसी भी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती और ये मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है। तो आज की मुख्य विषय में तो मुझे इतना ही बताना था। मैं आज प्रातःकाल मनसा देवी माता जीवनदायिनी, रक्षादायिनी, वहाँ जा कर के मैंने हवन यज्ञ भी किया और प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना की, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सब नेता आज एक ज्ञापन दे करके भी आए हैं राज्यपाल महोदय को, और उसमें भी हमने उनसे आग्रह किया है कि राष्ट्रपति जी को निवेदन करें कि कठोर से कठोर कार्रवाई और पंजाब सरकार के खिलाफ ये होनी चाहिए। इसी प्रकार कुछ विषय जो और मैंने आपके सामने रखने हैं, उसमें एक विषय है, हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं एक अविश्वसनीय
जिसको कहना चाहिए एक मैगजीन के आंकड़ों के आधार पर जितना वो झूठ बोलने का काम उन्होंने कर रखा है शुरू में, और वो है CMIE की मैगजीन का वो आंकड़ा बार बार देकर के बेरोजगारी का विषय करते हैं। बेरोजगारी के बारे में जो मैं आज अधिकृत आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हमने आपको पता 3 वर्ष से परिवार पहचान पत्र ये जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, और प्रदेश की पूरे परिवारों की जनगणना एक प्रकार से उसमें से होती है, और सबका रजिस्ट्रेशन 98% का रजिस्ट्रेशन उसमें मैं कह सकता हूँ हो गया है। लगभग 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो अभी किन्हीं कारणों से शायद उन्होंने नहीं उसको किया होगा, लेकिन समय आने पर मुझे लगता है वो भी कर रहेंगे। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका कुल आंकड़ा इस समय मैं आपको बताता हूँ कि 65,78,311 परिवार हैं, और 2,57,99,000 अर्थात 2,58,00,000 की जनसंख्या उसमें अंकित है। और जो बेरोजगारी की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें 18 साल से 58 साल तक की जो आयु के लोग हैं वो इसमें 1,72,96,000 हैं, अर्थात 1,73,00,000 मोटा मोटा माने कि ये 18 से 58 वर्ष आयु के कुल जनसंख्या है। अगर उसमें हम अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या गिनते हैं तो 10,59,530 है, और ये वो है जिन्होंने अपने आप कहा है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन से बड़ा तो आंकड़ा नहीं हो सकता कोई, बाकी तो सबने सेल्फ डिक्लेयर किया है, और सबका आंकड़ा हमारे पास है कि जो 2,57,00,000 लोग हैं उन सब का जो डाटा है वो मेरे पास है। यानी उसके अंदर एडवोकेट्स हैं, एग्रीकल्चर लेबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल PSU एम्प्लॉई हैं, चिल्ड्रन हैं। यानी इसमें अगर बच्चों का आंकड़ा तो 18 लाख तो बच्चे हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज ऑफ अदर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, फार्मर्स हैं। 12,56,000 का आंकड़ा फार्मर्स का है, हाउसवाइफ्स हैं, इंडस्ट्रियल लेबर है, इन्फेंट हैं, लैंड ओनर है, लैंड ओनर फार्मर है, अदर लेबर है, पेंशनर्स हैं, प्राइवेट कंट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज हैं, सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, स्टेट गवर्नमेंट PSUs, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड जो हैं 11,04,000, ये अगर टोटल हम आंकड़ा गिनते हैं, यानी जिसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो 58 से ऊपर के भी हैं, वो भी अपने आप को अनएम्प्लॉयड कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 58 वर्ष से ऊपर के एम्प्लॉयमेंट का, यानी अनएम्प्लॉयड का एम्प्लॉयमेंट देने का काम सरकार की प्रयत्नों से तो नहीं हो सकता, अपने आप कोई करेगा। लेकिन 18 से 58 का जो मैंने आंकड़ा बताया है वो है, क्योंकि उसमें कॉलम था ना जी क्या काम करते हैं, इसलिए उनको भरना पड़ा कि हम कोई काम नहीं करते हैं, वो लेकिन बहुत थोड़े हैं, 1,000-1,500 ये ज़्यादा नहीं है। तो इनका अगर मैं केवल 18 से 58 का आंकड़ा अगर बताता हूं कि 1,72,96,000 में से 10,59,530 लोग ये अनएम्प्लॉयड अपने आप को कह रहे हैं, जो 6.1% बनता है। और अब अगर मैं टोटल आबादी का भी ले लूं 0 से और 100 ईयर्स तक का भी, तो उसमें 4% बनता है, 4 पॉइंट समथिंग ये % बनता है। तो टोटल का लेने का कोई कारण नहीं है, केवल जो एम्प्लॉयबल जो संख्या है उसमें से जो अनएम्प्लॉयड जो हैं और जो अपने आप को अनएम्प्लॉयड कहते हैं वो संख्या 6.1% है। तो ये तो हमारे पास एक परिवार का आंकड़ा है, और अगर वो कोई 1,500 का सैंपल लेकर के इधर के उधर के ला करके, या फिर उसमें भी तरह तरह के अपने फैक्टर लगा करके और 34% कैसे वो करते हैं, जिस प्रदेश का 34% अनएम्प्लॉयड यूथ हो जाएगा उस दिन क्या बनेगा आपको पता है, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। तो ये एक ऑथोरिटेटिवली मैंने आपके सामने ये विषय रखा है। और जो लेबर के भी जो आंकड़े हैं, लेबर फेडरेशन एक है, उन्होंने भी भारत में बेरोजगारी की दर जो बताई है वो 9.4% बताई है, और CMI ने उसको भी 7.4 बताया है। और हरियाणा में जो है 29.3, ये पिछले एक बार तो 34 बता गए वो, एक बार अभी 29 दिखा रहे हैं। यानी उनके जो आंकड़े हैं
देश भर के हिसाब से कुछ है, हरियाणा के हिसाब से कुछ है। तो ऐसे आंकड़ों में केवल मैनिपुलेशन करके और राजनीतिक उसमें से हेतु निकालने का ये जो प्रचलन है, मैं इसको भी अच्छा नहीं मानता। राजनीति में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तथ्य तथ्य है, तथ्यों को तथ्यों के आधार पर रखेंगे तो तभी उसका कोई एक विषय ठीक से बनेगा। 6.1 4% तो वो टोटल आबादी के हिसाब से अगर कहते हैं, लेकिन उसको गिनना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो बच्चे हैं, 18 साल से छोटे हैं, विद्यार्थी हैं या फिर 58 साल से ऊपर के हैं। उनमें अगर कोई संख्या जुड़ेगी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? फिर आप सरकार की छवि खराब होती है, सीएमआई बार-बार ऐसे आपके निकाल। देखिए, अभी तो हम पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं और सीएमआई को भी मैं ज़रूर कोई इसका विषय हम एजी साहब से बात करेंगे कि इसके। साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी जब वो थे एक बार इस पे, उनको सीएमआई को लिखा कि आपने तथ्य दुरुस्त करो, पिछले साल लिखी थी। नहीं, अब इस बार मैं एजी साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तब भी करेंगे। ऐसे ही एक आंकड़ा और आपके सामने मैंने रखना है। अभी तक जो परिवार के अंदर दी गई दर्शाई डिक्लेयर्ड उसमें 3 फेज का हमने करा लिया है। जिन्होंने 25,000 रुपया इनकम भरी उनका भी 25 से नीचे, और फिर 50 से नीचे, फिर 75 से नीचे। अब 75 और 1 लाख के बीच का 4th फेज भी हमने उसको यानी वेरिफिकेशन के लिए भेजा है। लेकिन अभी जो दिसंबर 1 तक इनमें से जिनकी 1 लाख रुपए से कम थी, उसके बाद और भी निकले हैं, समय तक जो आंकड़ा हमारे पास था 1,48,000 परिवारों का था। क्योंकि कोई 1,48,000 ही ऐसा नहीं है, और होंगे, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन हमने उसमें से अपना काम शुरू करने के लिए इसी आंकड़े को लेकर आगे काम बढ़ाया था 1,48,333 परिवारों को। और उसमें से 91,900 उन अंत्योदय मेलों में उपस्थित हुए आए, बाकी लोग नहीं आए, सबको बुलाया था हमने। और उसमें से 58,200 परिवार अलग अलग विभागों ने उनको ले लिया है कि देंगे, बैंक से सहायता लेके देंगे, खुद अपनी सब्सिडी है वो देंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। और शेष परिवार जो काउंसलिंग के लिए हमारी जो टीमें हैं, काउंसलिंग टीमें जिलों की, उनके प्रकार की स्कीम बैंक यानी अब डिपार्टमेंट की स्कीमों में, और इसके अलावा वो क्या काम कर सकते हैं उनसे। इसमें आउटसोर्सिंग की बात मैंने नहीं पूछी थी। हो सकता है कुछ लोग उसमें आउटसोर्सिंग की इच्छा व्यक्त करें तो आउटसोर्सिंग में प्राइवेट नौकरी में भी जा सकते हैं, सरकारी में भी जा सकते हैं, जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे। और इसके अंदर से कुल जो स्वीकार कर लिए गए हैं इन 58,000 में से 27,600 परिवार तो ऐसे हैं उनको जो सहायता देनी है वो दी जा चुकी है, या अब वो बैंकों के माध्यम से बांटी जा रही है। लेकिन इस क्रम को हमने कहा कि जनवरी के, वैसे तो 7 तारीख तक, आज तक उन्होंने करना था, और आज के बाद दूसरा चरण हमने उसका अंत्योदय मेले का लगाना था, लेकिन केवल कोविड के कारण से किया है। अब जैसे ही कोविड की स्थिति ठीक होती है, सेकंड फेज इसी का, उसमें जो पिछले परिवार रह गए वो भी तक एक और परिवार आएंगे, उनको लेंगे। निश्चित रूप से कोविड के खत्म होने पर हम सोचते हैं 31 मार्च से पहले इसको हम पूरा करें, क्योंकि हमारा टारगेट 1 लाख परिवारों को सहायता देने का 31 मार्च तक का है। अगर ये कोविड बाधा नहीं बनता है तो इसको हम जरूर उस समय तक पूरा कर लेंगे। अब है विषय ओमिक्रॉन और तीसरी लहर। बहुत चिंता है क्योंकि हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरे अपने टूर प्रोग्राम मैंने बनाए थे विधानसभाओं के, वो भी एक बार विड्रा किए हैं। अब छोटी छोटी बैठकों में ही हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर, पार्टी के लोगों को बुलाकर छोटे कार्यक्रम 100 संख्या, 50 संख्या, 200 संख्या, इससे नीचे के सब कर रहे हैं, क्योंकि इतनी छूट हमने बाकी भी समाज के लोगों को दी है, तो उतना ही उसी प्रकार से हम पार्टी के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी जो तीसरी लहर, इस लहर में हम देख रहे हैं कि लगभग यानी कल ही 2,500 केसेस में आए हैं जो ठीक हो गए और नए आ गए। ऐसे नेट रिजल्ट एक्टिव केसेस अभी 8,000 हैं, और 8,000 केसेस में ओमिक्रॉन के जो कुल केसेस आए हैं
वो 114 आए हैं, जिसमें से 83 ये ठीक हो चुके हैं और 31 अभी उनमें से एक्टिव हैं। तो इस प्रकार से आंकड़ा है। अभी ये फैलने की जो गति है बहुत ज़्यादा गति है। मुझे लगता है कि जितना पिछले दिन आता है अगले दिन उसका 150% ही आ जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो उस गति से जैसे बढ़ रहा है, अनुमान सब ये लगा रहे हैं कि ये 25 जनवरी के आसपास ये पीक पर पहुंच सकता है। लेकिन ये सब अनुमान है, एक्चुअल में कितने आएंगे। बराबर में हमने वैक्सीनेशन की गति भी अपनी बढ़ाई है। कल 15 से 18 वर्ष के जो लोगों का आंकड़ा था एक दिन का, वो भी मेरे पास आया है, मैं आपकी जानकारी के लिए वो फर्स्ट डोज ये तो कुल आंकड़ा है, लेकिन कुल मिला के 1.25 लाख के 1.5 लाख के आसपास 15 से 18 था और 2.5 या 287 के आसपास ऐसा फर्स्ट डोज सेकंड डोज थी। कुल मिलाकर 4.5 लाख के आसपास एक दिन में कल वैक्सीनेशन हुई है। तो ये वैक्सीनेशन का जो कुल व्याप है वो 4 लाख से ऊपर चल रहा है और उसमें जो हमारे टेस्टिंग है वो भी कोई 35,000 40,000 की टेस्टिंग डेली चल रही है और आवश्यकता पड़ने पर इसी गति को भी बढ़ाया जा सकता है। युवकों में काफ़ी उत्साह है। तो कुल मिलाकर 15.5 लाख के करीब 15 से 18 वर्ष के जो युवक हैं, हम बहुत जल्दी इन सबको वैक्सीनेशन का वो टीका लगा पाएंगे। सब व्यवस्थाएं कंट्रोल की गई हैं। कुछ जिलों में सख्ती थोड़ा ज़्यादा बरती गई है। 11 जिलों के अंदर सायंकाल 5 बजे 6 बजे तक अब कर दिया उनका टाइम और वहाँ के जो मॉल्स हैं उनका भी यही समय रहेगा। शादियों पर या जो गैदरिंग होती है उस पर भी थोड़ा कंट्रोल किया गया है। आने वाले समय में प्रतिदिन हम इसका जो हैं और उसमें से ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक विषय है शिक्षा क्षेत्र का 134A का। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी 134A का कुल 40,000 के आसपास ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी और उनकी अपेक्षा थी कि सब हम प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ें। लेकिन पहली बार चूँकि हमने परिवार पहचान पत्र की इनकम वेरिफिकेशन का भी उसमें लगा दिया है, तो एक विवाद बड़ा खड़ा हुआ कि जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा है वो भी इच्छा कर रहे हैं उसमें एडमिशन प्राप्त करने की, जबकि उनको नहीं दिया जा सकता। तो उसमें जो इनकम का दायरा है उसके अंतर्गत जो आने वाले परिवार हैं उसकी सिलेक्शन करके ही हम क्लियर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स की 3 लोगों की टीम बना दी है, डीओ, डिप्टी कमिश्नर और एक अधिकारी ग्रेड का है। तो तीनों मिलकर के जिन बच्चों का इनकम वेरिफिकेशन का क्लियर करते हैं कि 2 लाख से नीचे परिवार की इनकम है, केवल उनको एडमिशन मिलता है। अभी तक लगभग 12,000 विद्यार्थियों को और विभिन्न स्कूलों में ये मिल चुका है। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो इस बात का विरोध नाते से करते हैं कि उनकी फीस जो है वो कम है। तो इस फीस को भी ध्यान रखते हुए हमने आज ही विचार किया है कि हम उसकी थोड़ी फीस क्यों ना बढ़ा दे दें। अभी तक जो फीस है ग्रामीण क्षेत्र में वो 300 रुपये और 500 रुपया है, 5वीं तक की या चौथी तक की, 5वीं तक की 300 रुपये है और 6ठी 7वीं 8वीं 500 रुपया है। शहरों की 500 और 700 है, 5वीं तक 500 है और 6ठी 7वीं 8वीं 700 है। आज से हम उन सब के बच्चों की जो फीस है मासिक फीस 200 रुपया इस फीस में और जोड़ करके और सब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को जो फीस मिलेगी 300-500 के बजाय 500-700 मिलेगी, 500-700 के बजाय 700-900 मिलेगी। तो ऐसा 200 रुपये प्रति बच्चा अर्थात 2400 रुपया प्रति वर्ष का ऐसा इन बच्चों का उनको ज़्यादा मिलेगा। अभी एडमिशन आज चूँकि 12,000 हैं, मुझे लगता है कि और ये 8-10 हज़ार बच्चे बढ़ सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। तो 20,000 बच्चों का 2400 रुपये के हिसाब से ये लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्चा इस साल का और बढ़ जाएगा। तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं और मैं अपील करूंगा कि ऐसे जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बच्चे उस श्रेणी में आते हैं
2 लाख रुपए से नीचे की इनकम, और उन्होंने टेस्ट जिन्होंने पास कर लिया है वो दूसरी से लेकर के और 8वीं तक उन बच्चों को एडमिशन दें, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है। पावर डिपार्टमेंट की कल एक जानकारी हमने सबको मीडिया के माध्यम से दी है कि अब सौर ऊर्जा पर ध्यान किया जा रहा है। सौर ऊर्जा पिछले 5 वर्ष से ही हम इसमें गति जो दे रहे हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। 2014 तक केवल मात्र 492 कनेक्शन सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल्स के थे और आज 25,500 कनेक्शंस तो दिए जा चुके हैं और 13,800 पर काम चल रहा है। ऐसे लगभग ये 39-40,000 कनेक्शन अभी हो जाएंगे। टारगेट हमारा 50,000 का है कि 50,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन ये किसानों को उपलब्ध करा जाए। 10 मेगावाट, 5 हार्स पावर और 10 हार्स पावर, इस लेवल के ही कनेक्शन होंगे ताकि उनको बिजली का कनेक्शन ना लेना पड़े और दिन के समय पावर वो अपनी सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी ट्यूबवेल को, जिनकी छोटी खेती है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ है और पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा है, ऐसे सारे क्षेत्र में इन लोगों ने जो लेने की शुरुआत की है। एक बहुत अच्छा एक पग है और बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं। इसमें किसान को सिर्फ 25% का खर्च लगाना पड़ता है, 75% उसमें सब्सिडी देते हैं। और इसके साथ दूसरी शर्त है कि माइक्रो इरिगेशन ही होना ज़रूरी है। हम खुला जो इरिगेशन का उसको डिस्करेज कर रहे हैं ताकि माइक्रो इरिगेशन से पानी कम में खेती पूरी की जा सकती है। बचा हुआ पानी वो बाकी खेतों को दिया जा सकता है और लेवल पानी का ज़मीन के नीचे वो भी बहुत नीचे ना गिरे। तो ऐसा एक इसके ऊपर भी हमने जोर लगाया है। हम डिस्करेज कर रहे हैं कि 50 हार्स पावर से ऊपर का पावर का कनेक्शन न दिया जाए, ट्यूबवेल न लगाया जाए। वहाँ पर नहरी पानी को और टैंक बना करके माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से जो पंप लगा करके उस पानी का उपयोग करें माइक्रो इरिगेशन में, ताकि खेती उनको की जा सके। क्योंकि 50 हार्स पावर से नीचे का मतलब है कि 250, 300, 400 फुट नीचे पानी चला जाता है, तब वो 50, 55, 60 हार्स पावर की मोटर भी लगती हैं। बिजली की खपत भी बहुत होती है। यानी एक ऐसा जो पंप है जो 50 हार्स से ऊपर है, वो सरकार को एक साल में 3.5 लाख से 4 लाख रुपया कॉस्ट करता है। तो 3.5-4 लाख में 5-7 एकड़ ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन उसने बो भी ली है, तो उसका फाइनेंशियल नेट आउटपुट वो माइनस में ही है। तो इसलिए उस इतने खर्चे को ना करके हम माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से और नहरी पानी उसको वहाँ पहुँचाएंगे, चाहे वो ऊंचा क्षेत्र भी है, लिफ्ट करके पानी पहुँचाएंगे, तब भी हमको वो फाइनेंशियली वायबल पड़ता है। अभी हमारे विपक्षी मित्रों का एक खेल और चला है। वो खेल क्या चला है कि जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं, जिनको कोर्ट्स के निर्णयों के कारण से भी कई बार नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, कारनामे उन्हीं के किए हुए हैं और उन्होंने ऐसे बीज बो रखे हैं जिसके कारण से कोर्ट में चलते चलते बहुत सी नौकरियों को स्ट्रेक पर लग गई उनकी और उनको बाहर निकालना पड़ा। और हमने उनको कहा कि हम इनको आउटसोर्सिंग पर नौकरी देने के लिए तैयार हैं एक सिस्टम से। उसके लिए हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये बनाया है और सबको अपील की है कि जिसको भी एक्सपीरियंस है सरकार के काम करने का, कोई भी एक्सपीरियंस, वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है और किन्हीं कारणों से वो पक्की नौकरी से बाहर हो गए हैं, ऐसे सबको कहा कि वो पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराएं। और रजिस्टर कराने के बाद हमारी जो नई आवश्यकताएं हैं वो ठेकेदार के माध्यम से, कंट्रैक्टर के माध्यम से न लेकर के कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनको जो है काम दिया जाएगा। निश्चित रूप से उनकी जो आज वर्तमान में जो सैलरीज तय हैं हमारी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो मैंने बनाई गई हैं, वो ग्रुप ए की अलग हैं, बी की अलग हैं, सी की अलग हैं, डी की अलग हैं, अलग अलग हैं और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको एक लाभ दे करके उनको एडजस्ट करेंगे। उदाहरण के लिए पीटीआईज हैं। अब पीटीआईज ने लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको निर्णय दे दिया गया कि इनको जो है उसी लिस्ट को जो 2006 में थी या 4 में थी जब एग्जाम हुए, उसी लिस्ट का उन्हीं शर्तों पर एग्जाम लेना चाहिए। जो पास हो जाए उनको लगा लें, जो पास नहीं उनको बाहर करें। बहुत लोग पास हो गए, फिर भी कितने बचे, 800-900 कितने पीटीआईज, हाँ, तो लगभग आधे बच गए, आधे लग गए। जो आधे बचे हैं इनके लिए भी हमने एक रास्ता बनाया था कि इनको कोई ना कोई खेल सहायक के रूप में और इनको ले लिया जाए।
लेकिन जैसे ही वो खेल सहायक रूप में हम लेने लगे, कोई भी उन्हीं में से कोर्ट में चला गया तो उनका के बैकडोर से एंट्री है, उस पर भी प्रतिबंध लग गया। हमने कहा ठीक है, खेल सहायक ना सही, लेकिन उनको रोजी रोटी उनकी मिल जाए तो किसी भी और काम में वो हम आउटसोर्सिंग का जो कौशल रोजगार निगम का है उसकी कंडीशनें पूरी करता होगा तो उनको ले लेंगे। इस प्रकार बहुत से ऐसे वर्ग हैं, लेकिन इन हमारे विपक्षी मित्रों ने इनको भड़काने का काम ये शुरू किया हुआ है। वो बहुत वर्ग हैं, केवल एक वर्ग ये नहीं है। और जगह जगह आपको जो समाचार मिलते हैं कि वहाँ ये धरना देगा, वहाँ वो धरना देगा, वहाँ वो धरना देगा, ऐसे ऐसे विषय हैं, उनकी बातें मान भी रहे हैं। मानने के बाद भी हमारे सामने आके कहते हैं ठीक है जी, हमने मान लिया और हम कल से काम में लग जाएंगे। वहाँ जाने के बाद कहते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। तो इसको सरकार की कमजोरी कोई भी ना माने, हम उनके व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो संभव वो करेंगे, जो संभव नहीं है वो करने के लिए हमारी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सब एक ही तरीके से डील होंगे ऐसा नहीं है, हर किसी के अपनी अपनी सिस्टम व्यवसाय है, तो उनके हिसाब से उनको सबको एडजस्ट करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसके लिए दबाव डालने की जो विपक्ष के उकसावे पर जो भी कोई ग्रुप करता है वो उचित नहीं है, उस दबाव में डालने की कोई जरूरत नहीं और उसमें हम आएंगे भी नहीं। क्योंकि अब कांग्रेस को मुद्दा तो कोई मिला नहीं, और जब मुद्दे नहीं मिलते हैं तो बिना किसी जिसको कहना चाहिए मुद्दों के और इन चीज़ों को उकसा करके कैसे दबाव बनाया जाए, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी यानी विपक्ष रहने वाली कोशिश करती है। लेकिन उनको ये पता लगना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के हित में कर रहे हैं, और समाज का जो मुख्य वर्ग है, समाज का जो मेजॉरिटी है, वो आज के हमारे काम से संतुष्ट है। ऐसा फीडबैक हमारे पास भी है। कोई बात आपकी ओर से हो तो बताइए। सीएम सर, 5 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ पंजाब में, इसको पंजाब गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी मानेंगे या लैब्स सिक्योरिटी लैब्स मानेंगे इसको? देखिए, 2 कमेटियां बन गई हैं, एक पंजाब सरकार ने भी बनाई है और एक MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बनाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई है। अब ये सारी चीज़ें इस लेवल पर कहना एकदम दुरुस्त नहीं होगा। ये कमेटियां जैसा ही अपनी रिपोर्ट देंगी, उस रिपोर्ट के बाद पता लग जाएगा कि वो कितना बड़ा षड्यंत्र उन्होंने किया, कितना बड़ा लैप्स है। लैप्स तो एकदम फर्स्ट इंस्टेंस पर दिखता ही है, प्राइमा फेसी दिखता ही है। आखिर जब मौसम खराब है और हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं जा पा रहा है, और उसके बाद अल्टरनेटिव रूट, चाहे साफ मौसम भी होता है तब भी इस प्रकार की जो रूट की अल्टरनेटिव व्यवस्था एक रखी ही जाती है, हर जगह रखी जाती है। और वो पुलिस है, फिर बाकी जो फोर्सेज हैं, उन सबको बताया जाता है, वो क्लियरेंस देते हैं। क्लियरेंस देने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट शुरू होती है। अब उन्होंने क्लियरेंस भी दे दी है, रास्ते भी बंद हैं, आगे जो भी कुछ प्रोटेस्टर्स हैं वो गाड़ियां अड़ाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं शासन की, प्रशासन की जानकारी के बिना होगा ऐसा लगता नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो BSF ने 50 किलोमीटर तक की सुरक्षा कर रखी है, IB की टीम केंद्र सरकार के पास है, और तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री को कोई वहाँ खतरा नहीं था। सर इसी में जोड़ना चाहूंगा सर, प्रधानमंत्री कई बार हरियाणा भी आए, IB और SPG जिस तरीके से CM चन्नी कह रहे हैं कि उनके अंडर सारा प्रशासन आ जाता है, किस तरीके का स्टेट का, गवर्नमेंट का या फिर जो पुलिस है उसका रोल रहता है जब प्रधानमंत्री स्टेट के अंदर आते हैं उसको? देखिए, जितनी उनको पूर्व में जितना एग्जामिन करना होता है सब एग्जामिन किया जाता है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक में इस प्रकार का कोई विषय आता है तो ये जानकारियाँ वहाँ लोकल प्रशासनों को ही ज़्यादा होती हैं। वो तो रूट की, स्टेज की, जहाँ जाना होता है, एयरपोर्ट की, लैंड करने वाले हेलीपैड की, उनकी व्यवस्थाएं वो देखते हैं। लेकिन जनता में जो कुछ होता है या कोई ग्रुप इस प्रकार का होता है, और उसके अंदर भी अब जो कहा जा रहा है वो तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से भी उकसाया गया है उनके प्रोटेस्टर्स को, उनकी देख रेख अगर वो आते हैं वहाँ तो ये इसमें कहीं ना कहीं वो आती है। सीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर ही वो आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आज जब सबने अपने अपनी इंक्वायरी के हिसाब से जब आएगा तो हरियाणा से पंजाब सरकार की भी तो इंक्वायरी होनी है ना, उन्होंने भी तो अपनी इंक्वायरी बैठाई है, देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो किसी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, वो देखेंगे। तो इसलिए कुछ बातें इस समय किसी बात को कंक्रीट तरीके से कहना ये उचित नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है।
इसको ज्ञापन देंगे या राष्ट्रपति से मिलेंगे, कुछ ऐसा आगे सोच रहे हैं? आज हम गवर्नर साहब को ज्ञापन देकर के आए, गवर्नर साहब को ज्ञापन देकर के आए हैं। कल प्रधानमंत्री जी स्वयं भी राष्ट्रपति को मिले हैं। बाकी जैसा केंद्रीय हमारे पार्टी की यूनिट है जो निर्णय करेगी उस हिसाब से हम करेंगे। सीएम साहब, जहाँ पे काफिला रुका था वो पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है और वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियां पहले भी रही हैं, 2015 में भी वहाँ पे इस तरह का कुछ हुआ था। तो दूसरा, सीएम चन्नी यदि इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि मैं प्रदर्शनकारियों पे गोली नहीं चला सकता था, लाठी नहीं चला सकता था, इस स्टेटमेंट को कितना गंभीर आप मानते हैं? क्या गंभीरता से दी हुई स्टेटमेंट थी या फिर पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया पंजाब सरकार? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एक अलग विषय है। अगर वो अपनी उनकी सिक्योरिटी होती, उनके किसी मंत्री की होती, किसी एमएलए की होती, वहाँ के किसी विपक्ष के नेता की होती, किसी सामान्य आदमी की होती, मैं समझ सकता हूँ कि उस कॉस्ट पर वो एक उस सीमा से आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन जहाँ प्राइम मिनिस्टर का विजिट होगा, हर दृष्टि से उनको ये विषय कोई भी किसी सीमा तक जाना भी चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर नहीं था तो प्राइम मिनिस्टर का कोई एक दिन में अचानक दौरा नहीं बना। प्राइम मिनिस्टर का दौरा तो बहुत पहले बन जाता है। ये विषय उस समय उनको उठा करके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता अपनी जनता को। तो जनता को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यानी उसको बना के रखना, ये उन्हीं का काम है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी अलग विषय है, सामान्य किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी का अलग विषय होता है। वो 130 करोड़ जनता के यानी लीडर हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो खाली एक नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज अगर विपक्ष का कोई नेता पहुंच जाए तो वो कह सकते हैं कि हाँ भी उनकी सिक्योरिटी में उस प्रकार का हमने इंतजाम भी नहीं किए थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। आपने जो राज्यपाल को ज्ञापन दिया है उसमें लिखे हैं कांग्रेस के गुंडे, राज्यपाल को जो ज्ञापन दिया, तो हम इस बिना पे पहुंच गए हैं या हमारा ये मानना है कि बीजेपी हरियाणा का, जिसमें क्योंकि आपने भी मुख्य राज्यपाल से मिले कि ये कांग्रेस के गुंडे थे जिन्होंने, मेरा कहना है कि जिन्होंने इस प्रकार की घटनाक्रम किया है वो कांग्रेस के हैं नहीं है, सारा रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। लेकिन उकसाने वाले, आखिर उनके कारकों का विरोध आज तक क्यों नहीं हुआ? सीएम पंजाब जगह जगह घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्टर हर किसी का विरोध करना तो उनका क्यों नहीं हुआ आज तक? केवल बीजेपी के नेताओं का या देश के प्रधानमंत्री का होता है तो इसके पीछे की मंशाएं तो साफ है। पंजाब पुलिस सर, के कुछ पंजाब के अधिकारियों मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेमो कोई लीक हुए हैं, लापरवाही सर। नहीं हुई है, कोई चूक नहीं हुई है पंजाब पुलिस की तरफ से। क्या उनकी तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया है उस पे यकीन है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्योंकि वो तो केवल उनकी कमेटी नहीं है। पहली बात तो है कि अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है कि कोई चूक नहीं हुई है तो उनको कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब उन्होंने कमेटी बनाई है तो कमेटी एमएचए ने भी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी विषय चल रहा है। ये दूध का दूध पानी का पानी 2-3 दिन में होने वाला है। पंजाब पुलिस के ये अधिकारियों के मेमो लीक हुए हैं। उन्होंने सर तीन बार प्रधानमंत्री के दौरे से तीन बार पहले अलर्ट किया था सरकार को कि ये रोड जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि इन सूचनाओं के बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है? हालांकि पूरी तरह से नकारा जा रहा है कि अचानक जो है दौरा बना। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सारी बातें 3 दिन के बाद होने वाली है। और इन सब में एक जो जिन्होंने प्रदर्शन किया था, प्रधानमंत्री का काफिला रोका था, कल उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसने एक प्रेस नोट जारी किया है, आपको पता होगा कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ प्रधानमंत्री आ सकते हैं। हमें एसएसपी ने कहा भी प्रधानमंत्री से यहाँ गुजरने वाले हैं, हमें यकीन नहीं था कि प्रधानमंत्री रोड से क्यों गुजरेंगे। अगर हमें पता था कि प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो हम रास्ता हटा लेते। तो उनका ये बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा कहना कि अगर इस प्रकार से वो बयान देते हैं कि हमें पता होता तो इसका मतलब प्रशासन ने कुछ नहीं किया। वहाँ प्रशासन को उन लोगों को बताने का काम तो प्रशासन का था। पंजाब प्रशासन ऐसे किसान नेताओं को बाकियों को सब बता सकते थे और वो कहते हैं कि हाँ पता नहीं है और फिर भी वो आए हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनको बता दिया हो इसलिए वो आए हैं। अगर उनको पता नहीं होता तो आते ही नहीं। वो तो कह रहे हैं एसएसपी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरने वाले हैं, हट जाओ। सीएम चन्नी रूट जो है वो बता रहे थे पूरा प्रधानमंत्री का कि केवल बाय एयर रूट था हुसैनीवाला से भटिंडा जाने आने का। लेकिन कभी भी किसी भी ऐसे नेता के अल्टरनेटिव रूट सब जगह बनते हैं। यानी जहाँ उतरेंगे वहाँ से मौसम खराब होने का तो सबको पता ही है, पहले से ही पता है। आखिर 2 दिन से ही पता है कि वहाँ मौसम खराब हो सकता है। तो मौसम खराब होने के बाद तो उनको एंटिसिपेट सब करते हैं और ये प्रशासन का काम है कि अगर एंटिसिपेट किया है कि मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाएगा, कहाँ से जाएंगे? मशीन तो मशीन है। अब तो मौसम खराब है, मानो मौसम खराब न भी हो तो भी हेलीकॉप्टर के अलावा बाय रोड जाने का रास्ता एक अल्टरनेटिव रखता ही प्रशासन है, सब जगह रखते हैं। अगर ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री की जो इस पूरे मामले में भूमिका है, उस मामले में कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कांग्रेस का हाईकमान है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनकी तरफ से कोई इस तरह की क्लियर स्टेटमेंट नहीं आना, क्या मानते हैं?
क्या वो स्टेटमेंट देने के मैं समझता हूँ वो लायक ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इसका समर्थन करते हैं पंजाब का तो मरते हैं, और अगर इनका विरोध करते हैं और मोदी जी के साथ खड़े होते हैं तो मरते हैं। वो तो बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि भी हाँ ये चूक है और ये भयंकर चूक है, तो ये सरकार के उसके ऊपर ठीक नहीं है। एग्जैक्ट शब्द क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कंडम किया है इसको। नहीं, 5 को मेरा कार्यक्रम यहीं से ऑनलाइन जुड़ने का था, बल्कि हम लोग सारा वो दृश्य देख रहे थे कि जैसे सभी मुख्यमंत्री, इवन चन्नी खुद भी ऑनलाइन ही उस कार्यक्रम में भाषण देने वाले थे, लेकिन हम देख रहे थे कि वो बैठे बैठे उठ करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई ना कोई उनके वहाँ लेवल के ऊपर कहीं कोई इस प्रकार का सेंसिटाइजेशन कोई ना कोई ऐसा मुझे लगता बना हुआ था, जिसके कारण से उनको परेशानी कोई हो रही थी। अब वो उसको सपोर्ट कर रहे थे या कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अनईजी थे, और अनईजीनेस में कुछ भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, पंजाब डीजीपी और मुख्य सचिव भी प्रोटोकॉल के तहत रिसीव करने नहीं गए प्रधानमंत्री को, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटनाक्रम को? नहीं, उनको जाना ही चाहिए। आखिर जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से जाना ही होता है। जहाँ कहीं एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि उसमें, अब उन्होंने कहा कि मुझे कोविड था इसलिए मैं नहीं गया। अब ये तो कोविड था कि नहीं था, ये तो प्रमाण की बात होगी, प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन विषय उतना बड़ा वो नहीं है। विषय तो इतना है कि अगर वो नहीं भी गए हैं प्रोटोकॉल में, उनको मान लो पॉलिटिकली उसका विरोध भी उन बातों का करना है, वो कोई इतना बड़ा एक्सक्यूज नहीं है। विषय तो है कि वहाँ पर पहुँचने में वो तो देश के प्रधानमंत्री को देश में कहीं भी जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को रास्ता साफ करना ही चाहिए। खैर, कुल मिलाकर के सारे विषय जो आपके सामने आए हैं, मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ कि तथ्य सामने आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी आएगी, MHA ने भी कमेटी बनाई है वो भी आएगी, पंजाब सरकार ने बनाई है वो भी आएगी, और बहुत से ऐसे जो रिटायर्ड IAS IPS हैं वो भी इसके अंदर लगे हैं, एक्टिव हुए हैं। उन्होंने तो बड़ा पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को भी, हाँ, राष्ट्रपति जी को, कि ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है इससे हम शर्मिंदा है, नहीं होना चाहिए था, और उसमें कोई ना कुछ चीज़ें स्पष्ट होकर आएंगी। अभी तो कंडम हमने किया है, कंडम कर इसलिए कर रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का एकदम फॉल्ट है। आगे और कोई विषय एक विषय इसी से जुड़ा था, क्योंकि सुरजेवाला ने उसी दिन ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री की, क्योंकि रैली में लोग नहीं गए इसलिए प्रधानमंत्री वहां से लौट आए। मैं कहता हूँ टिप्पणी को आप किस तरीके से देखते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस प्रकार की बातें सब करेंगे। बीते दिनों जो डाडम में हादसा हुआ उसे लेकर एक FIR भी जो वहाँ दर्ज हुई थी, और उसके बाद जो कंपनसेशन था वो कहीं ना कहीं रिपीट में हो गया। कंपनसेशन जो ठेकेदार और वो थे उनकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज जो लोग जिनकी मौत हुई उन्हें दे दिया गया। सरकार अपनी तरफ से इस पूरे मामले में क्या करेगी, क्योंकि कई सारी वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आई उसमें आएगी जो सेफ्टी मेजर्स वहाँ होने चाहिए थे वो नहीं पाए गए, जो अथॉरिटीज ने वहाँ देखा है। देखिए, उसके लिए कमेटी बना दी गई है, डिपार्टमेंट ने भी बनाई है, और जो सेंट्रल माइंस जो हमारे इसमें एनवायरमेंटल जो कुछ देखते हैं, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं, उनको भी कुछ गाइडेंस देते हैं कि माइनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है। जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसमें कोई कंट्रैक्टर है, चाहे उसमें जो ऑक्शनर है, जिसने ऑक्शन पर लिया हुआ ठेकेदार वो है, या कोई काम करने वाले जो और लोग हैं, जो भी उसके अंदर चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि उसकी जो जिस प्रकार से कटाई होनी चाहिए पहाड़ की, उसमें कहीं ना कहीं लैप्स पाया गया है। और जो लैप्स पाया गया है, तो जिन्होंने उसको समय समय पर देखना था, चेक करना था, उनको भी उसके अंदर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इसकी जो जिम्मेदारी है FIR हो चुकी है। अब जैसे ही उसका कोई पता लगता है उनको सख्त सजा दी जाएगी। चन्नी कह रहे हैं कि पंजाब को हो गया विषय की कोशिश है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको पॉलिटिकल बातों को, ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लूंगा। पॉलिटिकल बातों को आप इधर से उधर कहीं ले जाए, मैंने सारी बातों का जवाब दे दिया। हमें वो एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये उनका काम है। आज जनता के सामने सच आना चाहिए, हमारा इतना ही काम है। सर, एक सवाल है, आपकी जल प्रबंधन की जो महत्वाकांक्षी योजना है, बीजेपी सरकार ने कई बार कोशिश करी और आदबदरी में सिस्टम बनाने के लिए किया। अभी ये जानकारी मिल रही है कि शायद आपका कोई MOU होने जा रहा है हिमाचल सरकार के साथ। वो क्या है, पूरी जानकारी कब होने जा रहा है और उसका बेसिक लाभ होगा कैसे, क्या? देखिए, आदि बद्री वहाँ जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, वहाँ कई प्राकृतिक ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो हिमाचल से निकल करके आगे हरियाणा की ज़मीन पर आती हैं, और उन सब के पानी का इकट्ठा करके और वहाँ एक डैम बनाया जाए, और उस डैम के माध्यम से एक रेगुलेट किया जाए सरस्वती नदी के पानी को,
अब पानी की मात्रा कितनी होगी उस पर निर्भर करता है, लेकिन एक MOU हमारा हिमाचल सरकार से होने वाला है और टेंटेटिव डेट उसकी 21 जनवरी है और उस दिन टेंटेटिव है, फाइनल एक आध दिन में हो जाएगा। तो 21 तारीख को MOU हम करेंगे और MOU होने के बाद फिर उस पर विधिवत लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से और वहाँ वो सारे डैम का प्रपोजल है बनाया जाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें सहायता करेगी और उसका डैम पानी एक प्रकार से तीर्थ, पवित्र तीर्थ के नाते से जो सरस्वती नदी और आगे जो तीर्थ पेहवा और उससे आगे जो बढ़ने वाले उनको तो लाभ होगा ही होगा, और सिंचाई के लिए भी बीच बीच में जहाँ उसकी आवश्यकता होगी उस पानी का उपयोग करें। प्रदेश के अंदर आगामी 14 जनवरी को जो है डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पे जाने वाले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो मांगे थी उनको नहीं मानती है प्रदेश सरकार। उनका कहना है कि हम इमरजेंसी और पोस्टमार्टम की सेवाएं और OPD को बंद करेंगे। एक तरफ कोरोना जो है बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, तो किस तरीके से उनसे डील किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा? उनके साथ हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब की मीटिंग हो चुकी है और मुझे लगता है उसमें से रास्ता निकालने के लिए कुछ ऑफर उन्होंने दे दी है और निकल आएगा रास्ता, कोई कठिनाई नहीं है। डॉक्टर्स को एक सेवा भावी एक स्वभाव होने के कारण से मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार का काम वो नहीं करेंगे, क्योंकि कोविड एक चैलेंज है हमारे लिए, राष्ट्रीय आपत्ति है, एक वो आपदा है। तो इस राष्ट्रीय आपदा में मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स ये काम करेंगे। फिर भी उनकी जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं, उसके ऊपर सहानुभूति विचार करके उसमें रास्ता निकालेंगे। सीएम साहब, ये जो 134 का मामला है, ये हर साल विवाद होता है, इसका स्थायी हल क्यों नहीं निकलता? स्थायी हल निकालने के लिए हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं और उसमें शिक्षा क्षेत्र, खास करके 8वीं तक की शिक्षा के जो हमारे स्कूल हैं उनका लेवल अच्छा बने, उनके प्रति आकर्षण बढ़े। तो एक तो इसमें हम सरस्वती संस्कृति मॉडल स्कूल, इनकी योजना हमने बनाई है। 138 संस्कृति मॉडल स्कूल इस बार खुल चुके हैं। अगले साल 500 संस्कृति मॉडल स्कूल ये खुलेंगे। उसमें फीस भी होगी, उसमें अध्यापकों का कैडर भी अलग होगा और उसमें जो विज्ञान की पढ़ाई है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई है, इसको इंग्लिश मीडियम में कराया जाएगा ताकि माँ बाप को, पेरेंट्स को लगे कि हाँ हमें कम्पीट करना है आगे चल करके। तो और वो सारे CBSE के साथ एफिलिएटेड होंगे। तो इस प्रकार से एक नया आयाम हम खड़ा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब वो खड़े हो जाएंगे तो जो गरीब बच्चे हैं, 2 लाख रुपए से आय के कम के बच्चे हैं, और उनका टेस्ट हम कराएंगे। टेस्ट करने के बाद उनको उसमें एडमिशन देंगे तो उनकी जो मांग है प्राइवेट स्कूलों में जाने की वो समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।